Hello, students. I'm again back with part 4 of chapter number 4, second phase of Indian national movement, partition of Bengal, and other developments. Students, I hope you'll have seen part 1, 2, and 3 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम लोग पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे बिपिन चंद्रपाल से, जिनका जन्म होता है 1858 में और डेथ होती है 1932 में। ठीक है, कब इनका बर्थ हुआ? 1858 में। डेथ कब होती है? 1932 में। बिपिन चंद्रपाल को हम प्रॉफिट कहेंगे, पैगंबर कहेंगे। ठीक है, जिन्होंने किसकी शुरुआत की? बोल्ड सेल्फ रिलायंट नेशनलिज्म की। इसके पहले भी नेशनलिज्म था पर उसका फॉर्म अलग था, पर बहुत ही बोल्ड सेल्फ रिलायंट नेशनलिज्म की अगर हम बात करें तो उसके प्रॉफिट, उसकी शुरुआत करने वाले कौन ही थे? बिपिन चंद्रपाल। इनका जन्म होता है 1858 में। कहाँ पर? सिलेट में। सिलेट बेटा आज के बांग्लादेश में है, पर पहले तो बांग्लादेश भी किसका पार्ट हुआ करता था? इंडिया का पार्ट हुआ करता था। नहीं, ये पूरा पार्ट यहाँ तक पाकिस्तान और ये सब हमारे इंडिया का ही पार्ट था। अब यहाँ पर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पाकिस्तान हो गया। तो सिलेट बांग्लादेश में ये जन्मे थे। इन्होंने अपने करियर को स्टार्ट किया था एज हेड मास्टर, हाई स्कूल के हेड मास्टर थे। कहाँ पर? कटक में। फिर 1876 में बिपिन चंद्रपाल ब्रह्मो समाज मूवमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं, पर कुछ साल ब्रह्मो समाज में रहने के बाद, उस मूवमेंट में काम करने के बाद अपनी लेटर लाइफ में ये फिर से कन्वर्ट कर जाते हैं टू टोटल ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। आई बात समझ में? थोड़े टाइम में ब्रह्मो समाज का पार्ट रहते हैं, वापस से ये ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। अब हम बिपिन चंद्रपाल की कंट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे तो पहला, भाई इंडिया में नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने में, उसकी अवेकनिंग में बिपिन चंद्रपाल का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। बिपिन चंद्रपाल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं 1887 में। 1885 में तो कांग्रेस बनी ही थी, 2 साल बाद ही बिपिन चंद्रपाल उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बेटा जब कांग्रेस का चेन्नई सेशन हुआ, चेन्नई कांग्रेस सेशन 1887 में, इन्होंने बहुत ही पावरफुल स्पीच दी और उस फोर्सफुल पावरफुल स्पीच में इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को गंभीरतापूर्वक सीरियसली ये समझाने की कोशिश की कि भाई तुम्हें आर्म्स एक्ट को वापस ले लेना चाहिए, आर्म्स एक्ट शुड बी रिपील्ड। बेटा अंग्रेज़ों ने एक ऐसा एक्ट लेके आए थे जिसके थ्रू हम इंडियंस को आर्म्स रखने की परमिशन नहीं थी। तो ये प्लीडेड जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है किसी को सीरियसली कोई बात समझाना, तो बहुत ही सीरियसली गंभीरतापूर्वक अंग्रेज़ों को समझाते हैं भाई तुम्हें ये एक्ट वापस ले लेना चाहिए। फिर उन्होंने इसके बाद इन्होंने बहुत सारे सेशंस में पार्ट किया कांग्रेस के, और नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में, उसकी ग्रोथ में इन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया। ये लोगों को समझा पाए कि भाई नेशनलिज्म क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इनका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन था टू द ग्रोथ ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस इन इंडिया। अब हम बात करेंगे कि भाई ये एक बहुत ही महान जर्नलिस्ट भी थे, बहुत बढ़िया मार्वलस ऑरेटर भी थे, बोलते भी बहुत अच्छा थे कि लोग इनको सुनते थे, इनकी बात को समझते थे, उस पर एक्ट करने की कोशिश करते थे, और जर्नलिस्ट तो ये अच्छे थे ही। बिपिन चंद्रपाल एक बहुत बढ़िया जर्नलिस्ट थे। जर्नलिस्ट का मतलब पता है ना तुमको? पत्रकार। हाँ, इन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को एडिट किया। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट था न्यू इंडिया, जो 1901 में चालू हुआ था। इन्होंने न्यू इंडिया में एक आर्टिकल में लिखा, इंडिविजुअल्स आर बॉर्न, इंडिविजुअल्स आर डाई, बट नेशन लिव्ड फॉर एवर। एक इंडिविजुअल व्यक्ति, हम पैदा होते हैं, जीवन जीते हैं, मर जाते हैं, पर कंट्री सदा से चली आई है और सदा चलती रहेगी, है ना? तो हमारे इंडिविजुअल एम्स उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं जितनी हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है? कंट्री। इस तरीके से ये लोगों से बोलते थे कि भाई तुम्हें बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस करने चाहिए, क्योंकि आज तुम जिंदा हो, कल तुम मर जाओगे। तुम्हें इतिहास कैसे याद रखता है, इस बात को सोचो, सेक्रीफाइस करो। हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम तो एक दिन मरेंगे ही मरेंगे, पर हमारा नेशन जिंदा रहेगा, और नेशन में रह रहे लोग आपको किस प्रकार से याद करते हैं वो आपको सोचना चाहिए। बिपिन बहुत बढ़िया ऑरेटर भी थे। बिपिन चंद्रपाल बहुत बढ़िया वक्ता थे, बहुत अच्छा बोलते थे। हीरोज द मासेस विथ हिज ऑरेटरी। अपने ऑरेटरी स्किल से
ये मूव करा देते थे मासेस को, जैसा बोलते थे लोग वैसा करने को तैयार हो जाते थे। बट ये जो वर्ड राउज्ड है, ही राउज द मासेस विथ ऑरिटरी, ये अपने ऑडिटोरियल स्किल्स की वजह से, अच्छा बोलने की वजह से लोगों को क्या करते थे, चेतना उनके अंदर जगा देते थे, उन्हें जगा देते थे। ही राउज्ड, राउज्ड का मतलब ये है किसी सोए हुए व्यक्ति को जगाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। वो व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके अंदर चेतना को डेवलप कर देते थे ये अपनी बातों से, समझ रहे हो, मतलब उसको अवेयर कर देते थे। इनका एक्टिव रोल रहा जब स्वदेशी मूवमेंट आई, उसमें भी, एंटी पार्टीशन मूवमेंट में भी, है ना, जब हम लोग हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की बात करने रहे, इसमें भी इनका मेजर रोल था। जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तब भी इन्होंने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चल रही थी तो इन्होंने इंडिया के डिफरेंट पार्ट को टूर किया। जहाँ पर भी ये गए वहाँ पर ये एक मैसेज लेके गए कि हमें बाइकॉट मूवमेंट चलानी है, स्वदेशी मूवमेंट चलानी है, फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करना है, इंडियन गुड्स को यूज़ करना है। मई 1907 में इन्होंने चेन्नई में बहुत ही बढ़िया स्पीच दी, ठीक है। इन May 1907 he delivered in Chennai several speeches on स्वराज, ठीक है। इन्होंने चेन्नई में बहुत ही बढ़िया स्पीच दी, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारी स्पीचेस दी। किस टॉपिक के ऊपर? स्वराज के ऊपर। आई बात समझ में? 1907 में चेन्नई में इन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी। किसके ऊपर? स्वराज के ऊपर। फिर बेटा इन्होंने बहुत ग्रेट सेक्रीफाइसेस किए, किसके लिए? रोबस्ट नेशनलिज्म के लिए, ठीक है। बेटा इनकी जो पॉलिसी थी ना, रोबस्ट नेशनलिज्म, एक स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म, है ना, क्या बोलना चाहिए। और इस सोच की वजह से इन्हें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस इनकी लाइफ में करने पड़े। मेड ग्रेट सेक्रीफाइसेस बिकॉज ऑफ हिज रोबस्ट नेशनलिज्म, एक तगड़ा नेशनलिज्म, है ना, बोल्ड नेशनलिज्म के लिए जाने जाते थे। इनका मानना ये था कि भाई हमें आज़ादी के लिए कड़े प्रयास करने चाहिए, स्टर्नर मेजर्स लेने चाहिए, ठीक है। अगर हम ऐसे ही प्रार्थना करते रहेंगे तो कभी अंग्रेज़ हमें आज़ादी नहीं देंगे। सूरत सेशन के बाद, कांग्रेस का जो सूरत सेशन हुआ उसके बाद ये अर्ली नेशनलिस्ट से अलग हो गए। अरबिंदो घोष जो एडिटर थे वंदे मातरम के, उन्हें सेडिशन के चार्जेस लगा के गिरफ्तार, उनके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा दिए गए। जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि जो बिपिन चंद्र हैं वो एविडेंस दें, मतलब स्टेटमेंट दें इस केस में, पर इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं कोई एविडेंस नहीं दूंगा, और इस वजह से इन्हें जेल भेजा गया। और 9 मई 1908 में फिर इनको छोड़ दिया गया। फिर से सुनो, देखो अरबिंदो घोष के ऊपर कौन से चार्जेस लगाए? देशद्रोह के चार्जेस लगाए अंग्रेजों ने, सेडिशन के चार्जेस लगाए, ठीक है। जो किसके एडिटर थे? वंदे मातरम के एडिटर थे। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि इस केस में विपिन चंद्र पाल एविडेंस की तरह काम करे, स्टेटमेंट दे, पर उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं कोई एविडेंस नहीं दूंगा, है ना। और फिर इन्हें जेल हुई, कितने महीने की? 6 महीने की। फिर इन्हें रिलीज़ किया गया मार्च 1908 में। हम पढ़ेंगे भाई इनका क्या आइडिया था नेशनल एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन से इनका मतलब था कि ऐसी हो जो अराउज़ करे नेशनलिस्टिक पैशन को, ठीक है। मतलब इस टाइम में हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है, बिपिन चंद्रपाल जब कहते थे कि वो बच्चों में, यूथ में ऐसी फीलिंग को जनरेट करे, ऐसी चेतना को जगाए, है ना, उन्हें इस तरीके से जगा दे कि वो फॉरेन रूल के अगेंस्ट में खड़े हो जाए, ठीक है। मोर ओवर एजुकेशन शुड बी, और तो और इनका ये भी मानना था कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के लिए उस ग्रेट ट्रेजर को खोल दे जो हमारी इंडियन फ़िलॉसफी में है, हमारे इंडियन कल्चर में है। मतलब बच्चा पढ़ रहा है तो उसे किसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए? इंडियन फ़िलॉसफी को, इंडियन कल्चर को जानना चाहिए। वही ट्रू एजुकेशन है जो बच्चे में ये बात डाल दे, ये बात सिखा दे कि भाई हमें हमारी कंट्री के लिए लड़ना है, राष्ट्रवाद होना चाहिए, नेशनलिज्म होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कि भाई
ये जो हमारे विपिन चंद्रपाल थे बहुत इम्पेशेंट होने लगे थे किससे, गांधी जी की मेथड से। विपिन चंद्रपाल कभी भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है। विपिन चंद्र डिड नॉट सपोर्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च बाय गांधी इन 1920। 1920 में गांधी जी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे विपिन चंद्रपाल। उनका कहना ये था कि भैया ऐसा क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, इससे कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, क्योंकि इनका मानना था कि हमें स्टोनियन स्टेप्स लेनी है, ठीक है। हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की जगह मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट लॉन्च करनी चाहिए। समझ में आई बात? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का कोई रोल नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, विपिन चंद्रपाल का ये कहना था। इससे बेटर है आप क्या लेके आओ, मूवमेंट अगेंस्ट गवर्नमेंट। क्लियर है? हम देखेंगे इकोनॉमिक मैटर्स में ये क्या सोचते थे। द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इनका जो पब्लिकेशन था, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द न्यू इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया, दोनों ही इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करती हैं कि भाई कैसे ब्रिटिशर्स इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे थे, हमारी वेल्थ का ड्रेन कर रहे थे, ठीक है। तो इनकी जो पब्लिकेशन थे, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, द न्यू इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया। अब ये जो वर्ड मीनेंस है, इसका मतलब क्या होता है बेटा? खतरा, डर। तो द न्यू इकोनॉमिक मीनेंस टू इंडिया मतलब नया आर्थिक संकट इंडिया के ऊपर, ठीक है। तो ये इंडिया की पावर्टी को दूर करना चाहते थे विपिन चंद्रपाल। और पावर्टी, इंडिया की गरीबी को दूर करने के इन्होंने दो रास्ते दिखाए कि जब हम हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, हम हमारी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करेंगे तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे लोगों को रोज़गार मिलेगा तो उनके पास सैलरी आएगी, तनख्वाह आएगी, वो उसको इकोनॉमी में लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी भी चलने लग जाएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, उनकी फैमिली का भी भला होगा, वो लोग भी अच्छे से रहेंगे। दूसरा इन्होंने तरीका बताया कि इकोनॉमी को कैसे और अच्छा कर सकते हैं। टू टैक्स द रिच मोर हैविली देन द पुअर, पुअर्स के ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, रिच के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, जिससे ज़्यादा पैसा मिले और फिर उस ज़्यादा पैसे को हम एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च कर पाए। तो अब तक हमने जो दो तरीके पढ़े उसमें पहला तरीका था कि इंडियन इंडस्ट्री को डेवलप करो, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करो तो गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा था अमीरों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाओ, गरीबों के ऊपर कम लगाओ और जो पैसा टैक्स में मिले उसको एजुकेशन और हेल्थ पे खर्चा करो। तीसरा ये बोलते थे कि एक हफ्ते में सिर्फ एक बंदे ने 48 आवर्स ही काम करना चाहिए और उसकी सैलरी, उसके वेजेस भी ज़्यादा उसे मिलने चाहिए। बेटा एक हफ्ते में होते हैं 7 दिन, जिसमें से कि एक दिन की अगर हम छुट्टी निकालते तो बचे कितने, बाकी के 6 दिन, है ना। तो 6 दिन कितना काम करना पड़े कि हमें कितने मिल जाए, 48 आवर्स। तो 6 8 जा 48, तो 8 आवर्स आ डे। सिर्फ कितना काम करवाना चाहिए हमें दिन में, 8 आवर्स। आगे बात समझ में? दिन के हफ्ते में छुट्टी दो और बाकी हर दिन काम करवाओ, वो भी कितना, 8 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं, और उन्हें अच्छा खासा वेजेस दो। देन ये जो प्रैक्टिस है देशी की और बाइकॉट की, ये बहुत बढ़िया है। फॉरेन गुड्स को बाइकॉट करते रहो, स्वदेशी प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, इससे भी हमारी इकोनॉमी अपलिफ्ट हो जाएगी। बेटा बिपिन चंद्र पाल की डेथ हो जाती है 1932 में और अरविंदो घोष कहते हैं कि भाई जिस तरीके से नेशनलिज्म को इतना रोबस्ट बनाया ऐसा कोई और नहीं बना सकता, तो बिपिन चंद्र पाल की जय। वन ऑफ द माइटेस्ट प्रॉफिट्स ऑफ नेशनलिज्म, इतने प्रॉफिट्स हुए नेशनलिज्म के पर विपिन चंद्रपाल को कोई बीट नहीं कर सकता, ये सबसे माइटेस्ट, सबसे महान है। इतने प्रॉफिट्स हुए जो नेशनलिज्म की बात करते थे, राष्ट्रवाद की बात करते थे, उस सब में सबसे महान दर्जा हम किसको देंगे, विपिन चंद्रपाल को। क्या कहा बेटा अरबिंदो घोष ने? अरबिंदो घोष ने कहा कि विपिन चंद्रपाल जैसा नेता कोई हो ही नहीं सकता, है ना, जिसने राष्ट्रवाद को लोगों तक पहुंचाया, रोबस्ट नेशनलिज्म की बात की। तो ये माइटेस्ट प्रॉफिट हैं किसके, नेशनलिज्म के। माइटेस्ट मतलब महान, प्रॉफिट का मतलब आपको पता ही है, पैगंबर या जो क्या बोलते हैं भाई उसको, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, है ना। चलो अब हम पढ़ेंगे लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय का बर्थ कब होता है बेटा, 1865 में। डेथ कब होती है, 1928 में। लाला लाजपत राय जो थे बेटा मॉडर्न इंडिया के
बहुत ही फोरमोस्ट लीडर थे। बेटा ये जो वर्ड फोरमोस्ट है इसका मतलब होता है अग्रणी, जो हमेशा आगे रहे, ठीक है, फोर फ्रंट पे आके बात करे। तो लाला लाजपत राय एक ऐसे नेता थे जो हमेशा फोर फ्रंट पे रहे, है ना, अग्रणी रहे। वास्तव में ये नेशनल हीरो थे, है ना। आज तक आज हम इन्हें बुक में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन ऐसे रहा होगा कि ये नेशनल हीरो बने। ये सोशल रिफॉर्मर भी थे, एक फियरलेस फाइटर थे, स्वराज के लिए जान भी देने को तैयार थे। इनका जो नाम था वो हमेशा बहुत ही एडमिरेशन से लिया जाएगा, लोग इन्हें बहुत ही सम्मान से याद करेंगे। लाला लाजपत राय का जो जन्म है वो 28 जनवरी को होता है। कहाँ पर होता है बेटा? जागरोन में। लाला लाजपत राय 28 जनवरी 1865 को जन्मे थे। कहाँ पर? जागरोन में। ये कहाँ पर है? लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है। और लुधियाना कहाँ पर है? पंजाब में है। इन्होंने अपने करियर की स्टार्ट की है एज लीगल प्रैक्टिशनर इन हिस्सर। क्या बने ये? लीगल प्रैक्टिशनर। कहाँ बने? हिस्सर में। बर्थ कहाँ हुआ था? जागरौन में, जो कहाँ पर है? लुधियाना में है। लुधियाना कहाँ है? पंजाब में। 1892 में ये लाहौर चले गए, ठीक है, और वहाँ पर फॉरमोस्ट लॉयर बन गए, एक अग्रणी वकील बने, ठीक है। 1892 में ये लाहौर शिफ्ट कर गए। ग्रेजुअली एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट लॉयर ऑफ पंजाब। पंजाब के एक जाने माने वकील बने। फिर हम देखेंगे कि ये एज एजुकेशनिस्ट कैसे थे, शिक्षाविद भी थे, फोर्सफुल राइटर भी थे। मुंशी राधा कृष्ण जो कि फादर थे लाला लाजपत राय के, वो बहुत शुरुआत में ही, एक अर्ली एज में ही किसके इन्फ्लुएंस में आए थे? स्वामी दयानंद के, ठीक है। तो मुंशी राधा कृष्ण जो कि पापा थे लाला लाजपत राय के, वो किसके इन्फ्लुएंस में थे? स्वामी दयानंद के इन्फ्लुएंस में थे। लाला लाजपत राय खुद बहुत क्लोजली एसोसिएटेड थे आर्य समाज से। फिर इन्होंने एक्सपांशन किया किसका? डीएवी कॉलेज का। कहाँ पर? लाहौर में। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो थे उनको एक्सपांड करने का काम किसने किया? हमारे लाला लाजपत राय ने, ठीक है। मतलब इनका एक अच्छा खासा रोल था डीएवी कॉलेज के एक्सपांशन में। कहाँ पर? लाहौर में। डीएवी क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। ही वॉज ग्रेटली इंस्ट्रूमेंटल इन द एक्सपांशन ऑफ डीएवी कॉलेज, जो कि वहाँ पर बना 1 जून 1886 को। फिर इन्होंने मजीनी की बायोग्राफी लिखी, गुस्सीपी मजीनी, ठीक है, जुस्सीपी मजीनी की बायोग्राफी लिखी। भाई लाला लाजपत राय वो महान व्यक्ति थे जिसने इटली के थे मजीनी, जुस्सीपी मजीनी कहाँ के थे? इटली। इनकी बायोग्राफी लिखी। गैरीबाल्डी की बायोग्राफी लिखी, स्वामी दयानंद की बायोग्राफी लिखी, पंडित गुरुदत्त की बायोग्राफी लिखी। तो मतलब लिखते बहुत अच्छा थे। ही रोट, इन्होंने किस किस की बायोग्राफी लिखी बेटा? स्वामी दयानंद, पंडित गुरुदत्त, मजीनी और गैरीबाल्डी। जुस्सीपी मजीनी। इनका जो पब्लिकेशन था वो था द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया एंड द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। इनके पब्लिकेशंस में और क्या क्या भी इंक्लूडेड है बेटा? द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगर हम इनकी एक्टिविटीज़ की बात करें कि अब्रॉड में इन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की, तो 1914 में लाला लाजपत राय इंग्लैंड गए एज द मेंबर ऑफ कांग्रेस डेलीगेशन। कांग्रेस के डेलीगेशन बन के ये इंग्लैंड पहुँचे, ठीक है। फिर वहाँ से ये अमेरिका गए जहाँ पर 5 सालों तक रुके। 1916 में इन्होंने इंडियन होम रूल यूनाइटेड स्टेट्स में स्टार्ट किया। फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में एक मंथली मैगजीन चालू की थी जिसका नाम था यंग इंडिया। और किसके आइडिया को स्प्रेड करने के लिए उन्होंने यंग इंडिया को चालू किया? कि भाई जिससे लोगों तक ये मैसेज पहुँचे
कि भाई इंडियंस का भी राइट है, उन्हें भी आज़ादी मिलनी चाहिए। लाला लाजपत राय का कंट्रीब्यूशन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या था, अब हम वो देखेंगे बेटा। पहले तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, बहुत बढ़िया रोल प्ले करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1905 में लाला लाजपत राय गोखले के साथ में इंग्लैंड जाते हैं और ब्रिटिश लीडर्स को मनाते हैं कि भाई ये जो स्कीम आपने बना रखी है बंगाल के पार्टीशन की, प्लीज़ इसे यहीं रोक दो, इसको इफेक्ट में नहीं आने दो। पर अंग्रेज़ तो सुनते नहीं हैं इन लोगों की बात। जब एंटी पार्टीशन एजिटेशन चल रहा था तो इन्होंने आदमी औरतों से कहा कि आओ, और ये जो रिप्रेशन अंग्रेज़ हमारे ऊपर कर रहे हैं, जो दमनकारी यहाँ नीति चला रहे हैं, इनके लिए लड़ो। लाला लाजपत राय बहुत बोल्ड थे, इनके डिफाइंट मतलब अंग्रेजी सरकार को, उनके रूल को चैलेंज करने वाले जो आइडियाज़ थे वो लोगों को बहुत प्रेरित करते थे। अब ये लोगों से कह रहे हैं बेटा कि जो प्राइमरी थिंग है वो है गवर्नमेंट की प्रेस्टीज, और जब हम बाइकॉट स्ट्राइक करते हैं, इनकी चीज़ों का बाइकॉट करते हैं, तो ये इस प्रेस्टीज की रूट पे स्ट्राइक करता है। सीधे अटैक किस पे करता है, रूट्स पर करता है। बात समझ में, अंग्रेज़ों के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है उनकी प्रेस्टीज, और जब हम बाइकॉट मूवमेंट चलाते हैं तो हम उनकी प्रेस्टीज पे ही अटैक करते हैं। ही सेड, इन्होंने कहा, नेशनलिज्म इज़ नर्चर्ड बाय द ब्लड ऑफ मार्टियर्स, रिप्रेशन ओनली एड्स टीथ टू इट। बेटा राष्ट्रवाद को अगर हमें नर्चर करना, उसे बढ़ाना है, तो वो शहीदों के खून से ही बढ़ेगा। मैटियर्स मतलब शहीद, ब्लड मतलब खून, नर्चर करना मतलब बढ़ावा देना, ग्रोथ करना। तो नेशनलिज्म की अगर हमें ग्रोथ देखनी है तो 2-4 लोग अगर शहीद होते हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उनके खून से ही ये नेशनलिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। और ब्रिटिशर्स अगर अंग्रेज हमारे ऊपर रिप्रेसिव साइकिल चलाते हैं, हमारा दमन करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीथ तो हमें वहीं से मिल रहे हैं ना, हमें उनके खिलाफ पंजा मारने की शक्ति तो वहीं से मिल रही है जब वो हमारे ऊपर कुछ बुरा कर रहे हैं। अगर वो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे तो हम तो चुपचाप रहेंगे। ठीक है, चलो अंग्रेज़ हम पे रूल करते रहो, आप तो ये अच्छा कर रहे हो, वो अच्छा कर रहे हो। तो अच्छा है कि वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ गलत करते हैं, तभी तो हम उठ के खड़े होते हैं, है ना बेटा। जो लाला लाजपत राय थे बहुत असर्टिव नेशनलिस्ट थे, ब्रेव फाइटर थे। असर्टिव नेशनलिस्ट थे, ब्रेव फाइटर्स थे। ये असर्टिव नेशनलिस्ट थे, ब्रेव फाइटर थे। 1907 में लाला लाजपत राय सरदार अजीत सिंह को कन्विक्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया कि भाई आप बहुत सेडिशियस स्पीचेस देते हो, ठीक है, देशद्रोह वाली भाषण देते हो, है ना। लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया, मैंडले जेल भी इन्हें भेज दिया गया, 6 महीने की सज़ा भी हो गई, ठीक है, पर ये डरते नहीं थे, फिर भी बोलते रहते थे। लाला लाजपत राय ने हिस्टोरिक कोलकाता सेशन को प्रेसाइड किया था 1920 में। ये वो सेशन था जब रिजोल्यूशन पास हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए कि भाई अब कांग्रेस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेगी। लाला लाजपत राय चाहते थे कि और बोल्डर एक्शन ली जाए, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी लॉन्च कर दिया जाए, पर गांधी जी इस बात के लिए एग्री नहीं थे, ठीक है। येट ही सपोर्टेड गांधी जी इस प्रपोजल एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी अभी बोल रहे थे कि यार अभी हम सिविल डिसोबीडियंस को रहने देते हैं, हम अभी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही चलाते हैं। तो ये एग्री हो जाते हैं और नॉन कॉपरेशन के मैसेज को पूरे इंडिया में स्प्रेड करते हैं। तीसरा बेटा, इन्होंने स्वराज पार्टी बनाई एंड लेटर द नेशनलिस्ट पार्टी, ठीक है, बाद में से ही नेशनलिस्ट पार्टी कहा गया। स्वराज पार्टी बनाई, बाद में से ही नेशनलिस्ट पार्टी कहा गया, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में ये गए। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हो गई, स्वराज पार्टी का नाम ही बेटा बाद में क्या कहा गया, नेशनल पार्टी। ये पार्टी कब बनी, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विड्रॉ हो गई थी। तो बहुत सारे कांग्रेसमैन, लाला लाजपत राय जैसे व्यक्ति जो थे, बहुत डिससेटिस्फाइड थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के विड्रॉ हो जाने से, तो इन्होंने स्वराज पार्टी बना ली। इलेक्शन लड़े लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1923 में। लाला लाजपत राय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में चुने गए और 1925 तक ये डेप्यूटी लीडर बने रहे अपनी पार्टी के। बाद में इन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय से हाथ मिलाया और क्या बना ली, नेशनलिस्ट पार्टी बना ली। बेटा ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी,
ये नेशनलिस्ट पार्टी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, इससे बढ़िया इलेक्टोरल सक्सेस मिलती है 1926। बेटा ये जो पार्टी होती है इसको बहुत सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल सक्सेस मिलती है 1926 में भी। जो लाला लाजपत राय होते हैं वो वापस से इलेक्ट होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द साइमन कमीशन। जब साइमन कमीशन इंडिया आया, क्यों आया था? हमारे इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए। तो जो हमारे इंडियंस थे वो इस साइमन कमीशन से खुश नहीं थे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन किए साइमन कमीशन के अगेंस्ट में। कब? 30 अक्टूबर 1928 को। लाला लाजपत राय वॉज असॉल्टेड बाय ब्रिटिश सर्जेंट। लाला लाजपत राय को तो जब ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे थे साइमन कमीशन के, तो लाला लाजपत राय भी इन डेमोन्स्ट्रेशन में अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। तो जो ब्रिटिश सर्जेंट होते हैं वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, इन्हें असॉल्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंजरीज़ इनको हो जाती है, जिस इंजरी से रिकवर नहीं कर पाते, और 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो जाती है। जैसे ही इनकी डेथ की न्यूज़ बाहर पहुंचती है, लोग सब शोक में आ जाते हैं, हर घर में शोक मनाया जाता है। लाला जी का जो वेलर था, ठीक है, जो इनकी ज़ील थी, जो इनके अंदर एंथुजियाज़म था, जो रोबस्ट नेशनलिज्म था, और जो इनका वेलर था, उसकी वजह से लोग इन्हें शेर पंजाब कहने लगे, लायन ऑफ द पंजाब। लाला लाजपत राय पैदाइशी फाइटर थे, है ना, पहले इंडियन लीडर थे जिन्होंने सोशलिज़म की प्रॉब्लम्स को देखा, लेबर ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स को देखा। पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने लिखा किसके लिए? प्रॉब्लम्स ऑफ सोशलिज्म एंड लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो नॉलेज था इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडियन इकोनॉमी का, वो रिमार्केबल था। बहुत ज़्यादा अच्छे से ये इकोनॉमी को, पॉलिटिक्स को जानते थे, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स को।